दोस्तों, कानपुर में एक एसपी ऑफिस का जो दफ्तर होता है, उस दफ्तर के सामने एक महिला अपनी 3 बेटियां और एक बेटे के साथ बैठी हुई थी जमीन के ऊपर। और वहां पर बैठी हुई थी। इसी बीच में एक हमराई होता है, उसकी नजर इनके ऊपर पड़ती है और वह पूछता है इन्हें जाकर कि तुम यहाँ कैसे बैठी हुई हो। तो फिर ये जो महिला है यह हाथ जोड़ते हुए और कहती है कि मुझे साहब से मिलना है। आप क्या मेरी मुलाकात साहब से करवा दोगे क्या? मेरे बच्चों की मुलाकात साहब से करवा दोगा क्या? फिर जो वो हमराई है व्यक्ति, वह पूछता है कि आपको साहब से क्या काम है। तो वह महिला बोलती है कि मैं जो काम है वह मेरे साहब से ही है और वह काम मैं साहब को ही बताऊंगी। तुम प्लीज मेरी मुलाकात करवा दो और मेरे बच्चों की भी मुलाकात करवा दो साहब से। फिर जो ये हमराई है यह रास्ता दिखाता है और उसे कहा जाता है कि ठीक है, मैं आपको साहब के पास लेकर चलता हूँ। फिर इस महिला को एसपी साहब के पास लेकर जाया जाता है और यह महिला है, यह एसपी साहब के पास जाने के बाद कहती है कि साहब, हमारा गांव है, हमारा गांव यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है और मैं अपने गांव से यहाँ पर आई हूँ और मेरे 3 बेटियां हैं, एक बेटा है और हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। आखिरकार क्या आप हमारी मदद करेंगे? आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो जैसे ही एसपी साहब ने ये बात सुनी तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, आप मुझे पूरी बात बताओ, क्या बात है, मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। तो वह कहती है कि साहब, जो मेरा पति है वह पुलिस में कांस्टेबल है और सिपाही के पद पर तैनात है और उसका 2 और अन्य महिलाओं के साथ संबंध बना रखा है, उनके साथ वह रहता है, लेकिन वह कभी घर पर नहीं आता है और न ही हमसे बातचीत करता है। तो इसलिए आप मेरी मदद कर दीजिए। मैं अपने बच्चों को कैसे परवरिश करूं, मैं क्या करूं, और मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है। जो मेरा जो पति है वह न तो मेरे पास आ रहा है, न हमारे बच्चों को संभाल रहा है, और आप ही कुछ मदद कीजिए। तो जो एसपी साहब है ये बोलता है कि मैं आपकी किस तरह की मदद करूं। तो फिर ये जो महिला है ये एसपी साहब से कहती है कि साहब, इस समस्या का पूरी जो महिला है, जो एसपी साहब ये सोचता है कि ये महिला है, ये है वाकई में ही एक जेन्युइन समस्या है इस महिला की, और इसके 4 4 बच्चे हैं। तो ये जो एसपी साहब ये कहता है कि मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। तो फिर ये कहता है, जो महिला होती है कहती है कि जो मेरे पति की तनख्वाह है उस तनख्वाह में से मेरे को आधी तनख्वाह दे दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों का भरण पोषण अच्छे से कर सकूं। और यहाँ पर आधी तनख्वाह डालने के बाद यहाँ पर कहा जाता है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, और जो आधी तनख्वाह वह आप, जो मेरा पति है वह कहाँ डाले कहाँ न डाले, हम मेरे को उससे कुछ भी नहीं मतलब है, लेकिन जो मेरे पति की तनख्वाह है उसमें से आधी तनख्वाह मेरे को दिवा दीजिए, उसमें मेरे को हकदार बनवा दीजिए। तो ये साहब कहता है कि साहब, मेरी 3 3 बेटियां हैं, बड़ी बड़ी बेटियां हैं। और आखिरकार जो एसपी साहब है यह उनकी बेटियों को भी साथ ही देखता है और वह सोचता है कि आखिरकार हमें इसकी मदद करनी चाहिए। और फिर यह सारे खर्चे होते हुए महिला है, ये एसपी साहब है, ये मान जाते हैं और यह आदेश देते हैं कि जो उस कांस्टेबल की तनख्वाह है उस तनख्वाह में से आधी जो तनख्वाह का हिस्सा है वह तनख्वाह इस महिला को दी जानी चाहिए। और यहाँ पर जो कांस्टेबल का आधा हिस्सा है वह इस महिला को देने के लिए जो महिला है यह बात सुनती है। सुनने के बाद यह महिला बहुत खुशी हो जाती है। खुश होने के बाद यह महिला एकदम से चकित हो जाती है, खुश हो जाती है। फिर यह अपने गांव वापस आती है और अपने बच्चों के साथ पूरी शिद्दत के साथ यह ईमानदारी के साथ ध्यान लगाकर रहना शुरू कर देती है। लेकिन यह नहीं जानती थी कि आने वाला खतरनाक है, जो इतना खतरनाक समय होगा इसके लिए कि इसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा आज की जो मैं आपके सामने सच्ची घटना लेकर आई हूँ, यह सच्ची घटना है 29 अप्रैल 2005 की सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास का समय था। और उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है फकुराबाद, और फकुराबाद का ही थाना है मोहम्मद थाना लगता है। मोहम्मद थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव लगता है बिद्दा, और यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम अमर सिंह यादव होता है। और वह एक ड्राइवर के साथ मारुति वैन लेकर सीधा घर पर पहुंचता है। और मारुति वैन होती है जिसका नंबर होता है UP 78C
8262 उस गाड़ी को लेकर यह घर पर पहुंचता है। और जैसे ही वह घर पर पहुंचता है तो जो उसका बेटा होता है उस बेटे से वह बातचीत करने की कोशिश करता है। उसे कुछ खाने की चीजें को लेकर वह उसे बार बार पूछ रहा था, और जो बेटा होता है पंकज वह उससे बात नहीं करना चाहता था। फिर भी उसके बार बार पूछने के ऊपर जो उसका बेटा है वह कहता है कि ठीक ठाक हूँ। और फिर जो बच्चा है वह अपने पिताजी से बहुत ज्यादा अच्छे से बात भी नहीं कर रहा था। फिर वह जो पिताजी है वह बार बार उसे कहता है तो वह एक बार बोल देता है। और फिर जो पिताजी कहता है कि चलो हम सभी लोग शहर चलते हैं और खरीदारी कर कर लेकर आते हैं, क्योंकि अगले महीने में जो तुम्हारी बड़ी बहन है उसकी शादी है। यहाँ पर बहुत सारी खरीदारी करनी है हमें, और अपनी यह बात जाकर अपनी मम्मी से कह दो और तुम सब लोग तैयार हो जाओ, और यह बहन सभी बहनों को भी तैयार कर लो। बस इतनी सी बात थी। बच्चा जो पंकज होता है वह अपनी जो माँ उर्मिला देवी होती है उसके पास पहुंचता है और उसे कहता है उर्मिला देवी के पास जाने के बाद बच्चा कहता है कि पापा आए हुए हैं और हमें यहाँ से वह बाजार में शॉपिंग करने के लिए, खरीदारी करने के लिए लेकर जा रहे हैं शहर, तो ये कह रहे हैं कि तैयार हो जाओ। अब महिला है वह यह बात सुनने के बाद वह तो तैयार हो जाती है, क्योंकि उसके अगले महीने में यानी कि 11 मई 2005 को उसकी बेटी की, बड़ी बेटी की शादी होनी थी, जिस बेटी का नाम होता है ममता। और ममता की उम्र 22 साल के आसपास होती है। जो उसकी दूसरी बेटी होती है जिसका नाम पूजा होता है और उसकी उम्र 20 साल के आसपास होती है। जो तीसरी बेटी होती है उसकी उम्र 18 साल के आसपास होती है और जिसका नाम सुधा होता है। एक इसका बेटा होता है जिसका नाम पंकज होता है, जिसकी उम्र 13 साल होती है। और यहाँ पर जो महिला होती है जैसे ये बात सुनने के बाद यह एकदम से बच्चों से कहती है कि तुम भी जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ और सभी लोग हम पापा के साथ बाजार चलते हैं और खरीदारी कर कर लेकर आएंगे। बच्चे हैं ये तैयार हो जाते हैं। बच्चे तैयार होकर वैन मारुति में बैठ जाते हैं। यहाँ से गाँव से सीधे लगभग 21 किलोमीटर दूर एक छिब्रा है, मऊ जगह लगती है। वहां छिब्रा मऊ में यह वैन मारुति ड्राइवर के साथ सीधा वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां दुकान से, एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, तीसरी दुकान से चौथी दुकान, यहाँ पर दुकान के बाद दुकान पर घूमते ही जा रहे थे, चक्कर पर चक्कर लगाते जा रहे थे, लेकिन यहाँ से खरीद कुछ नहीं रहे थे और यहाँ से कुछ भी नहीं खरीद रहे थे। फिर जो महिला ये कहती है कि हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं, यहाँ पर हम कुछ सामान तो नहीं ले रहे, कम से कम मोल भाव तो कर लो। और ये कहता है कि कम से कम मोल भाव तो कर लो। तो ये कहता है कि अगर आज खरीद नहीं हुई तो हम कल आ जाएंगे खरीदने के लिए। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। देखते ही देखते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता है। लगभग शाम के 6:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। ड्राइवर से कहा जाता है कि भैया चलो घर वापस चलते हैं। जब वापस चलने की बात आती है तो ड्राइवर वह अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और साथ में जो व्यक्ति अमर सिंह होता है वह यादव वह भी बैठ जाता है और उसके बाद सभी बच्चे भी बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद यहाँ पर छिब्रा मऊ जो बस स्टैंड होता है उस बस स्टैंड के ऊपर जो गाड़ी है वह रोक दी जाती है और गाड़ी का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया जाता कि गाड़ी क्यों रोकी जाती है। और यहाँ पर बच्चे होते हैं उनको खाने पीने की चीज को लेकर कहा जाता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आता हूँ, ताकि बच्चे हैं वह शोर ना मचाइए और बच्चों को भी अटपटा ना लगे। बच्चे बोलते रहे कि वह खाने पीने की चीज आती है। करीब करीब 1 घंटे का समय है वह यहाँ पर बीत जाता है और यहाँ पर जो महिला है वह पूछती है कि यहाँ रुकने से क्या है और इसकी कोई वजह भी है क्या, यहाँ रुकने की क्या बात है। जब वह उससे पूछता है तो उसे कहा जाता है कि ठीक कोई बात नहीं है, यहाँ से चलते हैं। और लगभग शाम के 7:30 बजे के आसपास का वक्त होता है। वह गाड़ी है वह अब गांव की तरफ चलना शुरू कर देती है। अब कुछ ही किलोमीटर वह गाड़ी चली ही थी यहाँ से जहाँ जहांज रोड का उदाहरणपुर पुल पड़ता है और यहाँ से लगभग 20 से 25 से 30 मीटर जो गाड़ी है वह आगे बढ़ी थी। और इसी बीच में जो ड्राइवर है वह कहता है कि साहब जो गाड़ी है यह बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है, हीट हो चुकी है, गाड़ी को रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रोकेंगे तो इसका जो इंजन है वह हिट होकर इसके अंदर आग लग जाएगी और इसी वजह से इंजन है ये बिल्कुल जाम हो जाएगा और काम करना बंद कर देगा, इंजन फट जाएगा। और इस तरह की जो बात होती है। फिर बच्चे हैं जो कि बिल्कुल भी परेशान मत हो। यह जो पिता है ये अपने बच्चों से कहता है कि बच्चे आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम गाड़ी को थोड़ा ठंडा करते हैं। और इस तरह है कि यह अंदर आराम से कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए थे बच्चे। जब गाड़ी को अंदर बैठने वाली बात आती है तो यह जो गाड़ी
थी ये कुछ इस तरह से खड़ी हुई थी ताकि इनको आने जाने वाले को किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। बराबर में खड़ी कर दी गई थी। खाई थी जहां पर ये गाड़ी खड़ी थी उस गाड़ी के पास में ही थोड़ी सी खाई थी। खाई के एकदम से जस्ट पास में ये गाड़ी रोकी जाती है। मारुति वाहन को रोकने के बाद एक कट्टी निकाली जाती है और उस कट्टी के अंदर यहाँ पर वह इंजन होता है, इंजन में डाला जाता है, वह डाल दिया जाता है और सभी चारों तरफ डाल दिया जाता है। जब उस कट्टे को अंदर सामान था वह बाद में पता चलता है कि जो खिड़की थी वह खोली जाती है, लेकिन खोलने के बाद एकदम से अंदर डाला जाता है। तब उन्हें पता चलता है कि यह तो पानी नहीं है, यह तो पेट्रोल है जो कि अंदर डाला जा रहा है। और यहाँ पर चीख पुकार मचती है और चीख पुकार मचने के बाद कुछ नहीं हो पाता है क्योंकि जो गाड़ी है वह तो लॉक है। और इसी बीच में जो साइड में लगा रखी है और जैसे ही गाड़ी में आग लगाई जाती है और आग लगने के बाद एकदम से उस गाड़ी को किनारे के ऊपर रखा हुआ था और इसे हल्का सा पुश कर दिया जाता है, धक्का दे दिया जाता है ताकि गाड़ी को जाकर खाई में गिर जाए। और अब जहां पर ये भागने की कोशिश करेंगे तो शायद यह नहीं बच पाएंगे और यहाँ से पूरी तरह से ये फंस चुके थे। ड्राइवर भी यह आराम से खड़ा हुआ था। लगभग रात के 8 साढ़े 8 बजे के वक्त था और इसी बीच में आसपास के वक्त हो रहा था और शायद यहाँ ये व्यक्ति है यह उसने खड़ा हुआ इसका इंतजार कर रहा था और वह यह सब क्या हो रहा है, लेकिन वह नहीं जानता था कि आग में जो लोग हैं वह इसकी सभी उन्हें कल्पना भी नहीं की थी कि अभी वक्त ज्यादा ही नहीं हुआ था, आग अभी पूरी तरह से उसे विकराल रूप धारण नहीं किया था। इसी इलाके का जो इंस्पेक्टर साहब होता है जिसका नाम होता है उमा शंकर यादव होता है, वह इत्तेफाक से सौभाग्य से अचानक से वह अपनी टीम के साथ वहां से गश्त पर निकले हुए थे। जैसे ही आते जाते वह जलती हुई गाड़ी दिखाई दे रही तो ये दोनों पे मौका पाते ही भाग जाते हैं। और ड्राइवर है यह दूसरी व्यक्ति जो अमर सिंह होता है वो भी इंस्पेक्टर ने देख कर गाड़ी को आग में लगी हुई है और वह अंदर जो लोग फंसे हुए हैं वह आग में एकदम से विकराल रूप धारण कर लिया है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। और यहाँ पर फिर वह पास में जाते हैं और वह मिट्टी होती है, उस मिट्टी को रात के समय में वह बहुत तेज से फेंकना शुरू कर देते हैं। और कुछ टीम कई सारे पुलिस वाले होते हैं वह पूरी तरह से शिद्दत से ईमानदारी से वह काम करते हैं और वह आग बुझाने की कोशिश करते हैं। मिट्टी को ये बार बार उस गाड़ी पर फेंक रहे थे ताकि जो अंदर आग न लगे। और यहाँ पर शीशे तोड़े जाते हैं और शीशे तोड़ने के बाद यह अंदर में फंसे हुए लोग थे उनको सभी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। और एक एक कर जिनमें जो उर्मिला देवी थी उसकी बड़ी बेटी जिसका नाम ममता होता है, दूसरे नंबर की बेटी जिसका नाम पूजा होता है, तीसरी बेटी सुधा और जो उसका चौथे नंबर का जो बेटा होता है जिसका नाम पंकज होता है। और इन सबको बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद तत्काल प्रभाव से इसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छिब्रोम में इसे भर्ती कराया जाता है। वहां पर भर्ती कराने के बाद जो डॉक्टर लोग कहते हैं कि हालत इनकी गंभीर है, सीरियस है, उन्हें हायर मेडिकल सेंटर में रेफर कर दिया जाए। हायर मेडिकल सेंटर में रेफर किया जाता है। इसी बीच में उच्च अधिकारियों तक यह सूचना जाती है और अभी सब बोल रहे हैं कि हालत बहुत ज्यादा खराब है और पूरी घटनाक्रम हुई कैसे हुई। और इसी बीच में उच्च अधिकारी पहुंचते हैं, मजिस्ट्रेट पहुंचता है और मजिस्ट्रेट के आने के बाद जो बयान होते हैं वह उर्मिला देवी होती है, बयान देती है और कहती है कि साहब जो मेरा पति है वह अमर सिंह यादव वह उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात है, जिसकी पोस्टिंग कानपुर के कल्याणपुर गुरुदेव पैलेस चौकी में है और वहां पर उसकी पोस्टिंग होती है। दरअसल वह एक शाम को शशि नाम की एक महिला और एक बरना नाम की महिला होती है, इन दोनों के साथ उसके अवैध संबंध होते हैं और वह उनसे शादी कर रखी है और इसीलिए वह उनके साथ किराए के ऊपर रहता है, किनारा कर चाहता है और हमारे बच्चे को वह किनारा करना चाहता है और हमें वह दूर रखना चाहता है। एक दिन एसपी साहब के पास मैं पहुंची थी। एसपी साहब के जाने के बाद मैंने वहां पर मदद मांगी थी और वहां पर मुझे आधी तनख्वाह मिल जाए तो मैं अपने बच्चों का जो भरण पोषण है वह मैं अच्छे से कर लूं और इसीलिए मेरे परिवार की यहाँ पर मदद हो गई थी। और जो एसपी साहब है उसने मेरी 50% तनख्वाह में मेरी मदद की थी और मेरे जो पति की तनख्वाह थी उसमें से 50% हिस्सा मुझे मिलना शुरू हो गया था। पत्नी आराम से अपने बच्चों की परवरिश में लगी हुई थी, लेकिन इसी बीच में जो पति होता है
किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसके बाद वह मजिस्ट्रेट जाता है और ममता के पास, वह फिर पूजा के पास और फिर सुधा के पास, फिर पंकज के पास, और अमूमन चारों बच्चों ने भी यही बयान दिए थे। और जो बच्चों बोल रहे थे कि माँ बोल रही है, माँ ने कुछ थोड़ा ज्यादा बोला है। माँ का कहने लगते हैं कि वह शशि और बर्तना जो महिला होती है उन महिलाओं के साथ उसके अवैध संबंध हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह शादी कर ली है इसीलिए छोड़ना चाहता था, लेकिन जो बड़ी बेटी है वह कुछ ऐसी जानकारी दी थी कि जिसमें छोटी बेटी ये उससे छोटी बेटी नहीं जानती थी। और इसमें जो सबसे छोटे बच्चे हैं वह जानकारी देते हैं कि उनका इलाज चलने लगता है और इलाज के दौरान ही जो उर्मिला देवी होती है उसकी मौत हो जाती है। जो बड़ी बेटी होती है ममता, उसकी भी मौत हो जाती है, और जो पूजा होती है उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन जो सुधा और पंकज होते हैं उनकी हालत दिन प्रतिदिन सुधार होने लगता है और पुलिस वालों ने इस मामले को दर्ज कर लिया है। मुकदमा संख्या 310/2000 की IPS की धारा 302 के तहत मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है और इससे जो निचली अदालत है उसमें पहुंच जाता है मामला। फिर यहाँ पर धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और साथ ही 436 की धारा लगती है और इसे 7 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। कांस्टेबल को लगातार कह रही है कि मुझे जुर्म नहीं किया है और मैं यहाँ पर अपराधी नहीं हूँ, इसीलिए उसे उच्च न्यायालय में जाकर एक अर्जी देता है और वहां से उच्च न्यायालय में अर्जी देने के बाद वहां पर वह कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे सिर्फ झूठा फंसाया गया है और यह एकदम मनगढ़ंत कहानी है। जब उसमें से इंस्पेक्टर उमा शंकर यादव ने उन्हें कोर्ट में जाकर बयान दिया और एक व्यक्ति और था साथ में, ये उसे आग लगा रहे थे और यहाँ पर पाते ही भाग गए थे और हमारी टीम ने उसे पकड़ने की बजाय यह बचाने की पूरी ताकत थी। हम चाहते थे कि उन्हें हाथों से पकड़ सके, लेकिन यहाँ पर हम पकड़ नहीं पाए थे। अगर हमने उन्हें पकड़ लिया तो शायद यह 2 बच्चे ये बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर नहीं बच पाते। और आखिरकार उनके बयान होते हैं कोर्ट के अंदर और पुलिस उनके बयान के बाद होने पर निचली अदालत में उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है। अलग अलग धाराओं में उसकी सजा होती है, लेकिन जो मामला है वह अदालत में पहुंचता है। उच्च अदालत इस पूरे मामले की सुनवाई करने के बाद जो निचली अदालत को फैसला देती है और बिल्कुल एकदम से राइट दिया जाता है और सही फैसला लिया जाता है। इसीलिए जो सजा है वह मृत्यु दंड ही रहेगी और जो बाकी की धाराएं हैं वह धाराएं बरकरार रहेंगी। एक बार फिर से उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में यहाँ अपील दायर की थी और फिर जब यहाँ पर अपील दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में वह तारीख भी आती है 1 जुलाई 2014 को आखिरकार कोर्ट की तरफ से फैसला आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जिस व्यक्ति यानी कि पुलिस की मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई थी उसका मृत्यु दंड की सजा जारी रहेगी और आजीवन कारावास में उसे बदल दिया जाएगा। कम से कम 30 साल तक तो ये जेल के अंदर रहेगा और 30 लाख रुपए का इसको जुर्माना भी स्पर्श किया जाएगा। और हालांकि फिर यह पूरी तरह से इसकी सजा है यह बरकरार रहेगी। और साहब ने जो 50% जो मेरी पत्नी को वेतन की मांग की थी वैसे ही मैं कमाने के बाद बच्चों के लिए ही कमा रहा था और 50% बच्चों की हत्या में मैं क्या करूंगा। और फिर यहाँ पर दोनों महिलाओं का नाम जोड़ा गया था और पूरी तरह से इसमें मनगढ़ंत है। यह कहता है कि यह सब झूठी कहानी है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यह कहती है यह बड़ी बेटी की शादी करना चाहती थी अगले महीने में और वह खरीदारी करना चाहती थी। कोई भी ऐसा गलत नहीं है जिसकी वजह से उसे यहाँ पर यह सब चालाकी खेल रही थी। और फिर ये दोनों महिलाएं थे, यह बयान क्यों नहीं लिया। और यहाँ पर जो चालक था इसका कोई बयान नहीं लिया गया और महिलाओं की बात थी वह सामने आई और कभी बयान नहीं लिया गया और इसी तरह से यहाँ पर साफ कर दिया गया था। पुलिस की ईमानदारी ने अपने काम पर अंजाम दिया और शायद यह चालक भी पकड़ा जाता है और महिला की यह बात सामने आती है और खुलकर सामने आती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से पुलिस वालों की राहत मिली थी और मृत्यु दंड यानी कि जो उसकी फांसी की सजा सुनाई गई थी उसे इसके बाद यह फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाएगा और तब तक कि इसके प्राण नहीं निकल जाए। फांसी की सजा आजीवन कारावास में बदल दी थी। मैंने कोशिश की और यहाँ पर यह जानने के बाद मोहम्मद
थाने के अध्यक्ष होते हैं, जो कि थाना इंचार्ज होते हैं, उससे फोन किया और बातचीत की। यहाँ पर कोशिश फिलहाल इस मामले की स्थिति गाँव में उन बच्चों का क्या हाल है, पंकज और सुधा, साथ ही आसपास के जो पत्रकार हैं वह जानने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज्यादा जानकारी आगे नहीं मिल पाई है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।